उसके पीछे जब आप देखेंगे जिनके हाथ में किताब पहुंची होगी तो दो लोगों को उन्होंने विशेष तौर पर याद किया अपने माता पिता के अतिरिक्त। एक प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा मैम और डॉक्टर सिद्धेश्वर काश्यप दोनों मंच पर उपस्थित हैं। हमारे बीच इस सभागार में मणिभूषण वर्मा जी भी मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच कहलगांव से चलकर कबीर के मर्मज्ञ विद्वान संत अभय साहब जी हमारे बीच हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच हिंदी विभाग में अपनी सेवा दे चुके श्री मुन्ना कुमार जी असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे बीच है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर संजीव सुमन जी हमारे बीच है जो टीपी कॉलेज में ही हिंदी के सहायक प्राध्यापक हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर गुड्डू कुमार जी जो गणित विभाग में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और अभी अभी बीएड विभाग में नियुक्त हुए हैं डॉक्टर रंजन कुमार, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और महिला कॉलेज में मनोविज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार जी भी हमारे बीच है, अपनी बात रखेंगे आज, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि मैं वक्ताओं को इस विषय पर, इस पुस्तक पर बोलने के लिए आमंत्रित करूं, जो सम्मान की औपचारिकता है और मैं अनुरोध करूंगा, डॉक्टर सुधांशु शेखर जी हमारे बीच आ चुके हैं जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, बीच में चले गए थे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर दिल्ली से चलकर अपने लगता है कि अपनी यात्रा को अधूरा छोड़कर लौटे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कल तक दिल्ली की बहुत सारी चीजों को वहां से वो लाइव कर रहे थे। कृपया बैनर को ठीक कर दिया जाए। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर राणा सुनील सर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और हम लोग अब सम्मान के कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। मैं अनुरोध करूंगा जो आयोजन समिति से जुड़े लोग हैं कि हमारे अध्यक्ष आज की अध्यक्षता कर रही हैं प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा मैम, उनको स्वागत के लिए मैं चाहता हूं कि नरेश जी उनको सम्मानित करें। हिंदी विभाग से पीएचडी कर रहे हैं नरेश जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा मैम को का इस कार्यक्रम में स्वागत करें, अभिनंदन करें। जिस तरह गर्मी पड़ रही है, मुझे लगता है इससे बेहतर सम्मान कुछ नहीं हो सकता है कि हम पेड़ देकर सम्मानित करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी भी बिजली जाती है तो रहना मुश्किल हो जाता है। अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, तो चारों तरफ हरियाली रहे, इसलिए हम अपने अतिथियों का सम्मान फूल और पेड़ पौधा के साथ कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सारंग जी को कि आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव जी का सम्मान करें। रुपेश जी से अनुरोध है कि आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सिद्धेश्वर काश्यप जी को सम्मानित करें, उनका स्वागत करें इस कार्यक्रम में।
आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी जी को सम्मानित करेंगे। नन्ही अगर सभागार में मौजूद हो तो प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी सर का सम्मान करें, उनका स्वागत करें इस कार्यक्रम में। हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं डॉक्टर विश्वनाथ विवेका सर। मैं अनुरोध करता हूं प्रमेश जी से कृपया मंच पर आएं और डॉक्टर विश्वनाथ विवेका सर का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम के संयोजक दिल्ली से चलकर आज सुबह ही मधेपुरा पहुंचे डॉक्टर सुधांशु शेखर जी को सम्मानित करेंगे रंजन जी से अनुरोध है कृपया सुधांशु जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा इस कॉलेज में आयोजित करने के लिए सुधांशु जी का बहुत योगदान है। हमारे बीच मौजूद हैं संत अभय साहब जी। मैं अनुरोध करता हूं अमरदीप जी से कि संत अभय साहब जो कहलगांव से चलकर हमारे बीच पहुंचे हैं, कबीर के विशेषज्ञ विद्वान हैं और हिंदी विभाग के हर एक कार्यक्रम में इनका सहयोग रहता है। और 11 जून को हिंदी विभाग में उर्दू विभाग के सहयोग से एक कार्यक्रम भी आयोजित है, उसमें भी एक वक्ता के तौर पर अपनी बात रखेंगे और कार्यक्रम के आयोजन में हर एक तरीके से तन मन धन से सहयोग देते हैं। ये हिंदी विभाग के लिए गौरव की बात है कि संत अभय साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच मौजूद हैं मणिभूषण वर्मा जी। मैं अनुरोध करता हूं नीतीश जी से कि वो सामने आए और मणिभूषण वर्मा जी को सम्मानित करें। हिंदी विभाग से इनका भी बहुत गहरा नाता है। अभी मुझे बताया गया कि किताब उन तक नहीं पहुंची तो सिद्धेश्वर काश्यप सर के घर पहुंच के जबरदस्ती किताब पढ़कर इस कार्यक्रम में बोलने के लिए आए हैं। ऐसे विद्वान व्यक्ति का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इससे पहले कि हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर राणा सुनील सर, मैं अनुरोध करता हूं विभीषण जी से कि खुद सामने आए और राणा सुनील सर को सम्मानित करें। हालांकि समाजशास्त्र के विद्वान हैं लेकिन हिंदी के कार्यक्रमों में लगातार उपस्थित रहते हैं, हम लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं। और जैसा कि कश्यप सर ने कहा, हिंदी साहित्य से बहुत गहरे प्रभावित भी हैं। इशारे में कही गई बातों को आप लोग जहां हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, आप लोग इसको ग्रहण करेंगे। और अब मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ नए हैं, जो आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु है। डॉक्टर विभीषण कुमार, इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हमारे बीच मौजूद हैं श्री मुन्ना कुमार जी। कुछ दिनों तक हिंदी विभाग में इन्होंने सेवा दी है, अभी सोनबरसा कॉलेज में है और बहुत तत्पर है कि किसी और भी जगह जल्द सहरसा में सेवा देने का मौका मिले और इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं स्मृति जी से अनुरोध है कि कृपया मुन्ना जी का सम्मान करें। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी देर से कार्यक्रम शुरू हुआ है। इससे पहले कि हम अपने वक्ता
वक्ताओं को इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित करें। एक संक्षिप्त परिचय विभीषण जी का आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। हालांकि बहुत सारे लोग परिचित हैं, लेकिन जो लोग पहली बार आए हैं, परिचय इसलिए जरूरी है कि बहुत कम उम्र में अभी उन्होंने पीएचडी पूरी की है। और मैं अक्सर विभीषण जी से कहता हूं कि हम लोगों को पीएचडी किए हुए 5-6 साल हो गया है, लेकिन अपनी किताबों को, अपने शोध प्रबंध को किताब का रूप देने में हम लोग असफल रहे हैं। उसमें एक प्रमुख कारण आलस है। इसलिए आपने बहुत एनर्जी के साथ अपने शोध प्रबंध को एक किताब का पुस्तकार रूप दिया है। ये बहुत बड़ी बात है और इसी ऊर्जा को आप बनाए रखिएगा। इसलिए मुझे लगता है कि कई बार आप अपने जो जूनियर होते हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अधिकतर लोग हिंदी से पीएचडी कर रहे हैं या भविष्य में पीएचडी करना चाहते हैं। इसलिए विभीषण आपके लिए एक आदर्श हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जगह पर जहाँ नेट जेआरएफ करना बहुत कठिन काम माना जाता था, बहुत ज़्यादा जेआरएफ यहाँ यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, और इसलिए आप देखेंगे कि जेआरएफ की स्कॉलरशिप शुरू करवाने में बहुत दिक्कत होती है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत कम संख्या में यहाँ नेट जेआरएफ करते हैं। और विभीषण जी ने न सिर्फ नेट जेआरएफ किया, जैसा कि उन्होंने मुझे एक निजी बातचीत में बनाया कि यूनिवर्सिटी में अब एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है कि बाहर के भी छात्र यहाँ आते हैं जेआरएफ करने के बाद, क्योंकि यहाँ पीएचडी में जेआरएफ के थ्रू स्कॉलरशिप मिल जाती है, एक सिस्टम बन गया है। तो इसके लिए भी विभीषण बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका फायदा उनके बाद वाले विद्यार्थियों को मिलेगा। डॉक्टर विभीषण कुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1994 को बराही मधेपुरा बिहार में हुआ। इनके पिता पाली यादव कृषक हैं, इनकी माता श्री नीलम देवी गृहिणी हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई गांव से हुई है और भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की पढ़ाई की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ उत्तीर्ण किया है। बाद में इन्होंने एसआरएफ के अंतर्गत भी इनको स्कॉलरशिप मिली है। बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में इनके आलेख प्रकाशित हैं। इनका एक उपन्यास सपनों का आकाश भी प्रकाशित होने वाला है। इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। कहानी संग्रह भी इनका पाइपलाइन में है। और एक सूचना जो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं तो मैं आपको देना चाहता हूं। इन्होंने एक कहानी लिखी है पामा घटना पर। पामा एक चर्चित घटना हुई थी, बीपी मंडल ने इस्तीफा दिया था, तो अभी हम लोग वहाँ फील्ड वर्क के लिए गए थे अपने एक शोधार्थी मित्र के साथ। तो वहाँ जो उस घटना को विभीषण ने देखा, उसको एक कहानी का रूप दिया है और मुझे लगता है कि वो पाखी पत्रिका के अगले 1-2 अंक में किसी अंक में वो आ सकती है। इसके लिए भी उनको बहुत बधाई कि वो आलोचना के साथ साथ कहानी लेखन में, फिक्शन राइटिंग में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मधेपुरा में जिसकी एक कमी थी, एक अच्छा कहानीकार, एक उपन्यासकार की जो कमी थी, मुझे लगता है विभीषण उसको पूरा करेंगे। उनको बहुत बहुत बधाई। उनकी जो किताब है हिंदी नाटकों में दलित अस्मिता, जब फेसबुक पर मैंने इसको पोस्ट किया तो मुझे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से एक प्रोफेसर का फ़ोन आया कि हमारे भी यहाँ भी कुछ बच्चे इस विषय को लेकर शोध कर रहे हैं, कुछ खास रचनाकार को लेकर के। हम लोगों का भी जो अनुभव रहा है, अभी जो जितने भी अस्मिता मूलक विमर्श चल रहे हैं, उसमें कहानियों पर, उपन्यास पर, कविताओं पर तो काम हो रहा था, नाटक पर उस तरीके से काम हो नहीं रहा था। ये थोड़ा कठिन काम था। लेकिन विभीषण जी ने न सिर्फ इस पर शोध किया है, बल्कि अनुपलब्ध नाटकों को खोज कर एक जगह इकट्ठा कर दिया है, जिसका फायदा दूसरे शोधार्थियों को भी होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि एक नाटककार हैं ललन सिंह यादव, कानपुर देहात के रहने वाले हैं। उनके द्वारा जो लिखे गए नाटक है वो आसानी से उपलब्ध नहीं थे, लेकिन विभीषण ने मेहनत के द्वारा उन सबको भी उपलब्ध करा दिया है। तो जो लोग हिंदी में रिसर्च करना चाहते हैं, खास करके नाटक में, इन्होंने जो संदर्भ ग्रंथ दिया है उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जो सामग्री है वो भी आपको इनसे मिल जाएगी। यहाँ अगर एमए के विद्यार्थी मौजूद है तो इस किताब में 5 चैप्टर है।
एमए में आपको एक CC8 का पेपर पढ़ना पड़ता होगा, अस्मिता मूलक विमर्श। तो जब मैं इस किताब को पलट रहा था तो इसका जो पहला ही चैप्टर है दलित अस्मिता एक वैचारिक विश्लेषण, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो वो चैप्टर पढ़ने पढ़ाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। प्राचीन काल से आज तक प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक विचारक तक जितने भी तरह के विचार इस पर रखे गए हैं उसका एक संकलन, एक दस्तावेज इस चैप्टर में विभीषण कुमार जी ने किया है। ये बहुत गौर करने लायक है। जो विद्यार्थी शोध करना चाहते हैं या एमए में है उनको इसमें बहुत मदद मिलेगी। दूसरा चैप्टर है हिंदी दलित नाटक स्वरूप एवं वैशिष्ट। तीसरा चैप्टर है हिंदी नाटकों में दलित अस्मिता। चौथा हिंदी नाटकों में दलित अस्मिता के नए संदर्भ। और पांचवा हिंदी दलित एकांकी तथा अन्य नाटकों में दलित अस्मिता। नाटक के जितने भी भाग हो सकते हैं सबको उन्होंने समेट लिया है। हालांकि पीएचडी करते वक्त एक सलाह दी जाती है कि आप अपने विषय को सीमित रखें। आप देख सकते हैं कि इस पीएचडी में कई पीएचडी हो सकते हैं, लेकिन उनको उन्होंने समेटने का काम किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं इस मंच से सब वक्ताओं की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से उनको इस काम के लिए, इस पीएचडी और उसको पुस्तक का रूप देने के लिए बधाई देता हूं। और मैं अब चाहता हूं कि मैं अपने वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित करूं जो बारी बारी से इस किताब के बारे में अपनी राय रखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर ललन कुमार जो महिला महाविद्यालय में मनोविज्ञान के सहायक प्राध्यापक हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हीं से ये बातचीत शुरू हो। डॉक्टर ललन कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। मैं सर का नाम तो नहीं जानता हूँ, मगर सर का हम बहुत बहुत आभार करते हैं। आज दिनांक 9 जून 2025 को ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के स्मार्ट क्लास सभागार में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। आगे बैठे शिक्षक, शोधार्थी एवं छात्र एवं छात्राएं को मेरा शुभ दोपहर। आज हिंदी नाटकों में दलित अस्मिता जैसी पुस्तक का लोकार्पण का साक्षी बनना मेरे लिए एक अवसर नहीं बल्कि वैचारिक ऊर्जा से भर जाने का क्षण है। अब सारी सोच रखने वाले हमारे मित्र डॉक्टर विभीषण कुमार ने जिस तरह से दलित विमर्श को नाट्य साहित्य में व्याख्यायित किया है वह न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक चेतना के एक नवोन्मेष का एक सशक्त उदाहरण भी है। यह पुस्तक हमें यह भी स्मरण कराती है कि दलित अस्मिता कोई विमर्श भर नहीं बल्कि संघर्ष, प्रतिरोध एवं पुनरुत्थान की एक जीवंत यात्रा भी है। यह कृति हमें आने वाली पीढ़ियों को न्याय, समता और के दिशा में सोचने की प्रेरणा देगी। यह पुस्तक दलित विषय पर शोध कार्य करने वाले शोधार्थियों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस पुस्तक के लेखक को साधुवाद देते हुए एवं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। विभीषण कुमार द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी नाटकों में दलित अस्मिता अब हमारे बीच पैक होकर
मंच पर सभी अतिथियों के सामने है, तो मैं चाहता हूँ जिसका हम लोगों को इंतज़ार था कि इस पुस्तक का विमोचन हो, सभी अतिथियों से अनुरोध है कि इस रैपर को खोलते हुए इस किताब का विमोचन करें, और अगर मीडिया के बंधु हैं तो इस क्षण को कैद करें। किसी भी शोधार्थी के लिए, लेखक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। किसी भी लेखक के लिए, किसी भी आलोचक के लिए उसकी पहली पुस्तक का विमोचन उनके शिक्षकों के हाथों से हो, जिन्होंने उनको पढ़ाया है क्लासरूम में, शहर के साहित्यकारों के बीच हो, जिनको देखकर सुनकर उन्होंने अपनी चेतना विकसित की हो। एक बहुत ही रोमांचक क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है लेखक के लिए कि उसका विमोचन वहीं हो रहा है। विभीषण ने टीपी कॉलेज में पढ़ाई भी की गया, जुड़ाव रहा है, इसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, सभी उनके शिक्षक इस किताब का विमोचन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं चाहता था कि पहले अपने मुख्य वक्ताओं को बुलाने से पहले कुछ हमारे और वक्ता हैं जो अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी बदलाव कर रहा हूँ इस रणनीति में। मैं चाहता हूँ कि पहले मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर सिद्धेश्वर काश्यप हमारे बीच हैं, कम से कम बीज वक्तव्य के तौर में कि आकर वो इस किताब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात रखें, तो मुझे लगता है यहाँ से इस परिचर्चा की एक बेहतर शुरुआत होगी। लोगों को भी इस पर बोलने का एक नया आयाम मिलेगा, क्योंकि अक्सर जब कार्यक्रम हम लोगों के बीच होता है तो काश्यप सर बीज वक्तव्य देते हैं और परिचर्चा को एक दिशा देते हैं, क्योंकि जब किसी परिचर्चा की शुरुआत हो और उसको दिशा नहीं मिले तो कई बार विषय भटक जाता है। तो कश्यप सर जब आएंगे तो एकदम पिच के बीच आकर धुआंधार बैटिंग करेंगे और बाकी वक्ताओं के लिए भी एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आप केंद्रित होकर विषय पर बोले। इसलिए मैं बदलाव करते हुए मुख्य वक्ता के तौर पर सिद्धेश्वर काश्यप सर को आमंत्रित करता हूं। और काश्यप सर का एक परिचय ये है कि विभीषण ने जो पीएचडी की है वो काश्यप सर के अंदर की है, और हम लोग तो इनके साथ पढ़ने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के जितने विद्यार्थी हैं उनको जब गाइड के रूप में काश्यप सर मिलते हैं तो उसका जो मोराल है वो काफ़ी बूस्ट हो जाता है और काफ़ी प्रेरित करते हैं। तो अपने विद्यार्थी के पहले किताब के विमोचन समारोह में मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सिद्धेश्वर काश्यप सर। पुस्तक लोकार्पण पुस्तक परिचर्चा समूह के समारोह के अध्यक्ष हमारी अभिभाविका पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष और संप्रति आर्झा महिला कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर प्रसाद सिन्हा जी, हमारे बड़े भाई और पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी जी, मंचस्थ पूर्व कुलानुशासक और संप्रति विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग, विद्वत मंडली और हमारे विद्यार्थी बंधु, ये हमारे लिए अत्यंत सुखद और रिमार्केबल क्षण है। आप जानते हैं विभीषण एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन वह परिवार धन्य है कि ऐसे
प्रतिभावान विद्यार्थी, सुधार्थी और अब लेखक का परिवार। और इन्होंने साबित किया कि प्रतिभा केवल सामंतों, जागीरदारों और राजा के परिवार में पैदा नहीं होती। अपनी उजस्विता, अपनी कर्मठता, अपनी प्रज्ञा के बल पर इन्होंने संघर्ष करते हुए, पीजी के विद्यार्थी भी रहे। अभी एक विद्यार्थी का मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने उनको पीएचडी करने से वंचित कर दिया गया, जबकि वो नेट पास थे। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। विभीषण भी अपने विद्यार्थी जीवन में ने बहुत संघर्ष किया। जेआरएफ होने के बावजूद जो वृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष के बाद इन्हें सफलता मिली, वर्षों वर्षों संघर्ष के बाद। और अपनी प्रतिभा को इन्होंने साबित किया, इस पर मुझे गर्व है। और ये आज के विद्यार्थी, सुधार्थियों के लिए प्रतिमान है और प्रेरक है। दिनकर ने ऐसे ही प्रतिभावानों के लिए शायद कहा होगा कि कोई कुलवंश से बड़ा नहीं होता है, चरित्र से बड़ा होता है। उन्होंने रश्मि रथी में कहा है कि मनुष्य का जो चरित्र है वही उज्ज्वल चरित्र होता है। नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। आपने साबित किया और यह भी साबित किया कि आप पिछड़ा वर्ग से होकर भी आपने प्रतिभा के बल पर न केवल डिग्रियां प्राप्त किए, उसी डिग्रियां प्राप्त की, बल्कि अपनी मेधा के बल पर भविष्य में आप प्राध्यापक भी बनेंगे। अब मुझे पूरा विश्वास है। जहाँ तक पुस्तक के वैशिष्ट्य की बात है, यह जो पुस्तक है वह शोध का परिणाम। दलित हिंदी नाटक में अस्मिताई संघर्ष, दलित अस्मिताई संघर्ष इनका शोध का विषय था। मैंने इनका मार्गदर्शन किया और बीएन मंडल में नए विषयों पर शोध किया जाए, ये 8वां आश्चर्य जरूर है। यहाँ जो माहौल है, पारंपरिक विषयों पर लोग शोध करते हैं ताकि सामग्री मिल जाए और पदवी भी मिल जाए। जिसमें विनय बाबू विभागाध्यक्ष थे, उस समय हम लोगों ने तय किया कि अब विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में पारंपरिक विषयों पर शोध नहीं होंगे, क्योंकि पिलग्रिम आ गया था और पिलग्रिम में अगर शोध कैंसिल हो जाए तो केवल विद्यार्थी का भविष्य बर्बाद नहीं होता है, शिक्षकों का भी भविष्य बर्बाद होने लगता है। और इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर दिखाया कि शोध क्या होता है। शोध केवल पारंपरिक तथ्यों का उद्घाटन नहीं है, विवरण नहीं है। शोध की जो मूल चेतना है, इनोवेशन की चेतना है, नवोन्मेष की चेतना है। और शोध केवल विवरण नहीं है, निरीक्षण, परीक्षण, विवेचन, विश्लेषण नहीं है, मूल्यांकन, प्रति मूल्यांकन भी।
और ज्ञान का विस्तार भी। इस किताब को पढ़ने के बाद लगता है कि केवल इसमें शोधीय परंपरा का निर्वाह नहीं हुआ है, इसमें ज्ञान का विस्तार भी है और विषय का जो विश्लेषण है उसमें नवोन्मेष है, ज्ञान का विस्तार भी है। और इन्होंने जो दलित चेतना को, दलित अस्मिता को विश्लेषित किया है वह केवल सैद्धांतिक विश्लेषण नहीं है, इनके जीवन के संघर्ष का जो अनुभव है, इनके अंदर जो शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित प्रतिभा की जो चेतना है ना, वह व्यक्त होती है। इसलिए जब ये सैद्धांतिक विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि अपने शोध को परंपरा से जोड़ते हैं। दलितों पर, दलित पात्रों पर लेखन की शुरुआत 8वें दशक में होती है, जिसको हम लोग दलित विमर्श कहते हैं। लेकिन कोई भी लेखन का मूल्यांकन अपनी परंपरा के आलोक में ही होता है। इसीलिए T.S. Eliot ने कहा था कि द ट्रेडिशन इज नॉट ओनली फास्टनेस ऑफ द पास्ट बट ऑफ इट्स प्रेजेंट। किसी भी परंपरा का मूल्यांकन जब वर्तमान संदर्भ में करते हैं, समकाल संदर्भ में करते हैं, तब ज्ञान का विस्तार होता है, तब वो नवोन्मेष होता है। इसलिए कहीं न कहीं इनके मन में जो संस्कृत का प्रथम दलित पात्र पर नाटक की रचना होती है, शूद्र का विषकटकम, उस पर भी इनका ध्यान गया होगा। और ये जो दलित परंपरा, दलित विमर्श की परंपरा की शुरुआत होती है, बड़े मनोयोग से, बड़ी बुद्धिमत्ता से इन्होंने उसका विश्लेषण किया है और यह बताया है जो दलित अस्मिता केवल पहचान नहीं है। अस्मिता का संबंध केवल आइडेंटिटी से नहीं है। अस्मिता किसी भी जाति की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक पहचान से होती है और उसकी अभिव्यक्ति या उनकी अभिव्यक्ति साहित्य में होती है। इसलिए जब ये हिंदी के दलित नाटकों में अस्मिता की खोज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल 8वें दशक से महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स और बाबा साहेब आम्बेडकर के चिंतन से प्रभावित होकर दलित साहित्य का लेखन प्रारंभ होता है, ऐसा नहीं है। ये जो दलित विमर्श की जो परिभाषा दी जाती है उसकी पीठिका, उसकी पृष्ठभूमि हमें रामायण में खोजनी होगी, महाभारत में खोजनी होगी। हमें वाल्मीकि की सृजनात्मक चेतना को, वेदव्यास की सृजनात्मक चेतना को अपनी दृष्टि में रखनी होगी और विभीषण जी की दृष्टि में भी वह चेतना रही है। आश्चर्य तो ये है
कि किसी भी प्रतिभा का मूल्यांकन को हम जाति में, वर्ग में बांटने लगे। अभी मैं इनकी पुस्तक के अध्ययन क्रम में गूगल पर देखा, सर्च किया, तो पाया कि अब कुछ लोग, कुछ समीक्षक वाल्मीकि को और वेदव्यास को सवर्ण घोषित करने में लगे। मुझे बहुत आनंद है, मैं बहुत आनंदित हूँ, और मुझे विश्वास है कि विभीषण भी पिछड़े से अगड़े लेखक बन जाए। इनमें जो प्रतिभा है, इनमें जो क्षमता है, मनुष्य बड़ा जाति, रीति रिवाज से नहीं होता है। मनुष्य अपने कर्म से बड़ा होता है। जन्मने जायते शूद्र संस्कारात् भूय उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से ब्राह्मण होते हैं। अब ब्राह्मणत्व तो कोई जाति नहीं हम मानते, वो संस्कार मानते हैं। चाहे वो अम्बेडकर हो, बाबा साहेब फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, या राजेंद्र यादव हो, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, नैमिष राय हो, रूपनारायण सोनकर हो, सबके सब में प्रतिभा है, और प्रतिभा के बल पर वो अभिजात्य, साहित्य के अभिजात्य है, राजनीति और जाति के अभिजात्य नहीं है। और यही कारण है कि जब प्रेमचंद या कबीर पर जब हम दृष्टिपात करते हैं, जब हम रविदास पर दृष्टिपात करते हैं, अब दलित विमर्श के नाम पर, दलित अस्मिता के नाम पर लोग अपना उपनाम छिपाते हैं। कुमार लिखेंगे, प्रसाद लिखेंगे, वत्स लिखेंगे। मैं भी डर से काश्यप लिखने लगा गोत्र के नाम। लेकिन जब प्रतिभा होती है ना, तो उसको गोत्र, उसके लिए गोत्र महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये दलित अस्मिता के की जब परिभाषा दी जाती है दलित विमर्श की, तो वो जो प्रजातंत्र की परिभाषा है ना, प्रजा के लिए, प्रजा द्वारा, लोगों ने दलित साहित्य को परिभाषित किया कि दलितों के लिए, दलितों द्वारा। तब तो फिर वाल्मीकि का लिखना बेकार हो गया, वेदव्यास का लिखना बेकार हो गया। निराला ने अनेक कविताएं लिखी, वटोटी पत्थर, भिक्षुक, विधवा, चतुरी चमार, सब बेकार हो गया। माना कि साहित्य में सहानुभूति से अधिक स्वानुभूति का महत्व है। जो दलित विमर्श है उसका दूसरा मानदंड है, ठीक है, दलित विमर्श में साहित्य को परिभाषित किया गया कि दलितों का, दलितों के लिए, दलितों द्वारा। लेकिन दलित विमर्शात्मक साहित्य में अस्मिता की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने के लिए सहानुभूति के बदले जब स्वानुभूति को प्राथमिकता मिली, तब लेखन में जीवंतता आई, लेखन में सप्राणता आई। जीवन का जो यथार्थ है, जीवन की जो सच्चाई है, उसकी अभिव्यक्ति होती है, जिसका उल्लेख इस पुस्तक में। अब एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर दलित विमर्श की जरूरत क्या पड़ी? दलित पात्रों पर तो अनेक साहित्य रचे गए। गोदान में भी दलित पात्र है, रेणु के मैलांचल में पति परिकथा में भी दलित पात्र हैं। कबीर खुद
जातीय सांप्रदायिक विषमता को मिटाते हुए सबको, सभी मनुष्यों को मनुष्य के रूप में घोषित करते हैं। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। तो फिर ये सहानुभूति के साहित्य के बदले स्वानुभूति के साहित्य लिखने की दलितों को क्या जरूरत है? ये बड़ा प्रश्न है। इसी बड़े प्रश्न के समाधान का संकेत इस पुस्तक में है। आप जानते हैं गोदान में सिलिया है, सिलिया की कथा आप जानते होंगे। फिर लक्ष्मी कोठारी की कथा आप जानते होंगे, सब दलित पात्र है, स्त्री पात्र है। मलारी को आप जानते होंगे गोदान में। महंत सेवादास को, रामदास को जानते होंगे। गांधीवादी बलदेव को भी जानते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। स्त्रियों के साथ जो उनका आचरण रहा वो मानवता के विरुद्ध में रहा। यह दिखाया प्रेमचंद ने गोदान में। आप पढ़िए सूरदास, रंगभूमि का पात्र, दलित पात्र, उस सामंतवाद के विरुद्ध, जागीरदारी के विरुद्ध, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध तब तक संघर्ष करता है जब तक उसको क्लार्क की गोली से वह घायल नहीं होता। लेकिन अपनी कर्म निष्ठा, अपनी अस्मिता वो अंतिम दम तक वो बचाया रहता है। ये प्रति परिकथा की मलारी एक पात्र है, स्त्री पात्र, दलित पात्र है। वो आज की विश्व सुंदरी, उसका जो सौंदर्य है वह विवाद का कारण बन जाता है। प्रश्न प्रति प्रश्न उठते हैं। दलित परिवार में इस तरह की लड़की पैदा हो गई कैसे? भिन्न भिन्न तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन उसमें जो चारित्रिक उच्चता है वो किसी के हाथ के खिलौना नहीं बनती। वो प्रेम करती है जितेंद्र से, लेकिन प्रेम करती है वह देह का व्यापार नहीं करती। ये उसके चारित्रिक अस्मिता, ये उसके व्यक्तित्व, उसकी पहचान है। लिखने वाले कौन थे? दलित तो थे नहीं। मुंशी प्रेमचंद दलित तो थे नहीं। तो केवल सहानुभूति का साहित्य, केवल स्वानुभूति का साहित्य अगर दलित साहित्य है तो प्रेमचंद और मैला अंचल के लेखक रेणु इसके उदाहरण है कि केवल साहित्य सहानुभूति से नहीं लिखी जा सकती है, लिखा जा सकता है, स्वानुभूति अपेक्षित है। एक और ताजमणि एक दलित पात्र है, क्योंकि इनके संदर्भ को, पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। इस विषय को क्यों रखा गया? नाटक सबसे महत्वपूर्ण विधा है। वो केवल पठ्य नहीं है, वह दृश्य भी है। और पठ्य और दृश्य है, श्रव्य और दृश्य है, इसलिए महत्वपूर्ण साहित्य, महत्वपूर्ण विधा। और जितने नाटकों की इस किताब में चर्चा है उसमें जो लेखकीय दृष्टि है वो बड़ी तटस्थ है, न्यूट्रल। साहित्य में निरपेक्षता का बड़ा महत्व है। आजकल जातीय साहित्य की रचना हो रही है। अंबेडकर के पर भी कई महाकाव्य लिखे गए और केवल दलितों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, सवर्णों के द्वारा भी लिखे गए। साहित्य होता है, उसे सवर्ण में, पिछड़ा में, अगड़ा में बांटना
ये हमारी हम समीक्षकों की खुद चाल होती है, उससे यह किताब जो है मुक्त है। इसकी लेखकीय तटस्थता जो है ना, वह बहुत महत्वपूर्ण है और ये अंबेडकर के समाज दर्शन से ज़्यादा प्रभावित है। वैसे समीक्षक जब दलित विमर्श की बात करते हैं तो गांधी जी को उसमें जरूर शामिल करते हैं। अस्पृश्यता आंदोलन चलाते हैं, अछूतोद्धार का, फिर वर्ग संघर्ष की बात आती है, आर्थिक समानता की बात होती है तो मार्क्स की चर्चा लोग करते हैं। अंबेडकर का जो जीवन दर्शन है ना, वही दलित विमर्श और दलित अस्मिता का मानदंड वो प्रतिमान है, जिसकी ओर इशारा करते हैं और लेखक ने भी इशारा किया है। उसको मैं एक बार आपके लिए हुआ द शूद्राज। इसमें अंबेडकर कहते हैं कि शूद्र आर्य समुदायों के सूर्यवंश में से एक है। शूद्र सूर्यवंशी हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि हिंदुओं और अछूतों में नस्ल भेद मुझे मान्य नहीं है। तो दलित अस्मिता पर लेखन की शुरुआत यहाँ से होती है। विस्तार से बहुत सारे नाटकों की इसमें चर्चा है और लोगों को बोलना है, इसलिए कुछ जो नाटक हैं उनकी मैं चर्चा। सबसे ज़्यादा दलित नाटक लिखते हैं वो माता प्रसाद जी, और बहुत सारे रूप नारायण सोनकर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, मोहनदास नैमिष राय, सभी लोगों ने दलित नाटकों की रचना की है और उसमें दलित अस्मिता, उसके सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक राजनीतिक संदर्भ की चर्चा की गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि स्वानुभूति हो कि नहीं हो, लेकिन कहीं विद्रोह की चेतना नहीं है, बगावत की चेतना नहीं है। वो जन संघर्ष पर विश्वास नहीं करते हैं, आत्मसंघर्ष पर विश्वास करते हैं। जितने भी नाटक लिखे गए सब के सब, मैं जानता था मुख्य वक्ता को बीच में बुलाना चाहिए, लेकिन मैं बीच वक्तव्य दे रहा हूँ, उस पर संक्षिप्त करूँगा। तो कई ऐसे नाटक हैं जिसमें बड़े तल्ख रूप में, यथार्थ रूप में दलित अस्मिता के मुद्दे को स्वानुभूति के धरातल पर उठाया गया है। और मैं समझता हूँ कि यह जो विभीषण जी का प्रयास है, मेरी दृष्टि में दलित नाटकों पर यह पहली किताब है समीक्षा की। मैंने शोध के क्रम में अनेक, मेरे पास कम से कम दलित साहित्य पर सैद्धांतिकी और व्यवहारिक 100 पुस्तकें हैं, लेकिन केवल एक विधा पर इतनी महत्वपूर्ण किताब यह पहली किताब है। और मैं समझता हूँ ये बधाई के पात्र हैं। और ये जो मूल शोध पुस्तक है, हिंदी नाटक में अस्मिताई, दलित नाटक में अस्मिताई संघर्ष, उसका भी प्रकाशन होना चाहिए एक नए तेवर में, एक नए रूप में। आपको पुनः मैं बधाई देना चाहूँगा। अरे मधेपुरा की धरती को लोग राजनीति की धरती के रूप में जानते हैं, लेकिन ऐसे प्रतिभाओं के कारण मधेपुरा केवल राजनीति के लिए नहीं जानी जाएगी, प्रतिभा के लिए भी जाने जाएगी। कल बड़ी राजनीति नहीं होती है, बड़ा वह होता है जो इतिहास बदलता है।
और पहली बार रचनात्मक धरातल पर, आलोचकीय धरातल पर यह पुस्तक एक नया इतिहास गढ़ने का काम करती है। हम धरती क्या आकाश पे चलते हैं, हम इनकलाबी इतिहास बदलते हैं। यह पुस्तक मधेपुरा के इतिहास को बदलने में समर्थ है, इसलिए बार बार इनको बधाई और मेरी शुभकामना है कि आप निरंतर, आपको प्रोफेसर तो बनना ही है, ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ। प्रतिभा का कोई हनन करता है तो उसे बड़ा दुराचारी मैं किसी को नहीं मानता, और इनकी प्रतिभा रंग लाएगी। ये मेरे अब शिष्य नहीं रहे, सहधर्मी हो गए, सहकर्मी हो गए। मेरी अंतिम आकांक्षा है कि आप किसी न किसी विश्वविद्यालय में, और चंदन जी भी, आपको निराश नहीं होना है। चंदन जी, आप अभी जीविका पालन कर रहे हैं, आप ही 5 साल के अंदर प्रोफेसर बनोगे। ये जितने मंच पर बैठे हुए हैं हिंदी के विद्वान विदुषी लोग, हम आपके साथ हैं, आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। समय की बेहद कमी है, इसलिए आगे के वक्ता ध्यान रखेंगे कि बहुत कम समय में, क्योंकि जो हमारे मुख्य वक्ता हैं जिनको किताब पहले उपलब्ध करा दी गई है वो इस विषय पर बोलेंगे। बाकी लोग संक्षिप्त में अपना आशीर्वाद डॉक्टर विभीषण कुमार को दें। इससे पहले कि मैं अभय साहब जी को बुलाऊं, अभय साहब जी को निकलना है। काश्यप सर ने जो वक्तव्य दिया, काश्यप सर विद्वान वक्ता हैं, हमारे सहकर्मी हैं, लेकिन उनके वक्तव्य में कुछ चीज़ें मैं बहुत आदर और एहतराम के साथ अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। हालांकि व्यवहारिक जीवन में बहुत स्पष्ट है, लेकिन वैचारिक रूप से बोलते हुए कई बार जिस विषय पर बोल रहे हैं उसी विषय को खारिज कर देते हैं। जब इतने सारे विमर्श चल रहे हैं हिंदी में तो इसका कुछ मतलब है। इसको जातियों में बांटना नहीं कहा जा सकता है। मैं कुछ इस नाटक से ही कुछ प्रश्न आप तमाम वक्ताओं के बीच, आप श्रोताओं के बीच रखता हूँ। अगर ये विभाजन नहीं होता तो माता प्रसाद गुप्त को झलकारी बाई नाटक लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? हमने सुनी है, हमने बचपन से ये पढ़ा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी को इतिहास में जगह मिली, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन झलकारी बाई को इतिहास में जगह क्यों नहीं मिली? और ये हिंदी साहित्य के तमाम लेखकों पर सवाल है कि माता प्रसाद गुप्त के पहले आपने झलकारी बाई पर क्यों नहीं लिखा? क्या झलकारी बाई का योगदान झांसी की रानी से कम था? क्या उदा देवी पासी का योगदान कम था? इसलिए इसको जातिगत विभाजन नहीं कहा जा सकता है। ये दावेदारी है उन तबकों की जिनको इतिहास में जगह नहीं मिली। ये जो अस्मिता है, ये जो अस्मिता है वो दया नहीं चाहती है, वो अपना हक चाहती है। ये जो दलित नारीवाद है वो नियति को स्वीकार करने के बजाय प्रतिकार करना चाहता है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन हम लोग पढ़ते हैं। क्या इससे पहले हिंदी साहित्य में कोई ऐसी रचना आई जो भारतीय समाज का आईना आपके सामने रख सके? साहित्य समाज का दर्पण होता है, रटते रहते हैं, लेकिन कहाँ वो दर्पण में समाज का यथार्थ दिख पाता है? मुर्दैया लिखा तुलसीराम जी ने, उस टक्कर की कोई हिंदी साहित्य में ऐसी रचना है जो दलित जीवन को सामने रख सके? इसलिए मैं कश्यप सर से माफी मांगना चाहता हूँ। ये हिंदी में जातिवाद नहीं फैलाया जा रहा है, ये दावेदारी प्रस्तुत की जा रही है। चूंकि मैं संचालक हूँ, मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। मैं संत अभय साहब जी को इस विषय पर, और ये विमर्श है, मुझे लगता है कि सारे वक्ता एक दूसरे से सहमत हो जाए तो विमर्श का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हमारे सहकर्मी हैं, हम लोग वाद विवाद है, इसी वाद विवाद को आगे बढ़ाने के लिए मैं संत अभय साहब जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और सभी वक्ताओं से अनुरोध है कम समय में अपनी बात रखें, क्योंकि वक्ताओं की संख्या ज्यादा है। दलित लेखन में नहीं है। अगर आप दलित अस्मिता की बात करते हैं तो इस पर भी ध्यान देना
कृष्णा प्रमाण के हम लोग में हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ी खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारी चोट। आज एक शोध ग्रंथ के लोकार्पण समारोह में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले इस ग्रंथ के लेखक हमारे परम मित्र आदरणीय डॉक्टर विभीषण बाबू को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी उनके मार्गदर्शक परम आदरणीय कश्यप सर ने बहुत सुंदर आशीर्वाद विभीषण जी के लिए दिया। वह शिष्य इस धरती का सबसे सौभाग्यशाली शिष्य होता है जिसके लिए गुरु के हृदय से उद्गार निकलता है। वह पुत्र इस धरती का सबसे सौभाग्यशाली पुत्र होता है जिसके लिए माता पिता के हृदय से उसके प्रति उद्गार निकलता है। श्री विभीषण जी की बड़ाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि परम आदरणीय उषा मैम और परम आदरणीय कश्यप सर, परम आदरणीय विनय बाबू एक ऐसे कुशल गुरु हैं जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। एक धूल यदि आसमान में उड़ता है तो उस धूल की विशेषता के साथ साथ उस हवा की भी विशेषता होती है, जिस हवा के मार्फत से धूल आसमान में उड़ जाता है। आज यदि विभीषण बाबू आसमान साहित्य के आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हुए हैं तो उसमें उषा मैम और सिद्धेश्वर कश्यप सर का हवा रूप योगदान है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए शिष्य को तो बधाई है ही, साथ साथ उस शिष्य को तराशने वाले गुरु को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात, अभी कश्यप सर अध्यक्ष भाषण तो नहीं कहेंगे उसको, उसमें देते वक्त उन्होंने अभिवक्तव्य देते वक्त उन्होंने 2-3 चीज का जिक्र किया, जिसमें विभीषण बाबू के प्रतिभा की चर्चा की और उन्होंने कहा कि जिसके अंदर प्रतिभा होती है वह दलित न होता है, वह ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। वस्तुतः बात ऐसी है कि प्राचीन जमाने ब्राह्मण की परिभाषा ही नहीं थी। साहित्य जगत में बुद्धि के उच्चतम स्तर को प्रज्ञा कहा जाता है, जिसको आज की भाषा में प्रतिभा कहा जाता है। संस्कृत जगत में प्रतिभा के विकसित रूप को, बुद्धि के विकसित रूप को प्रज्ञा कहा जाता है। और जब भाषा वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि संस्कृत से हम लोग प्राकृत में, पाली में, अपभ्रंश में, तब जाकर के हम यहाँ तक हिंदी तक पहुँचे हैं, तो जो संस्कृत साहित्य में प्रज्ञा शब्द कहलाता था वही पाली भाषा में आते आते पंजा शब्द बन गया। और वह पंजा आते आते जब अपभ्रंश का समय आया तो अपभ्रंश में आते आते वह पंडा शब्द बन गया। प्रज्ञा परिवर्तित होकर के पंजा बना, पंजा परिवर्तित होकर के पंडा बना। और जहाँ पर पंडित शब्द की निष्पत्ति संस्कृत में बताई गई है कि सत्या सत्य विवेकिनी बुद्धि सह पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सब पंडिता, जिसके विवेक में, जिसकी बुद्धि में सत्य और असत्य का विवेचन करने की क्षमता आ गई हो, जिसके बुद्धि में कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेचन करने की क्षमता आ गई हो, जिसके बुद्धि में उचित और अनुचित विवेचित करने की क्षमता आ गई हो, ऐसे प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति को पंडित कहा जाता है, उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से
सच कहा उन्होंने कि विभीषण जी आगे समय में आकर के अग्नि पंक्ति में खड़े हो जाए। राष्ट्रकवि दिनकर के रश्मि रथी की चर्चा कर रहे थे। रश्मि रथी में यह वक्तव्य आया है कि नहीं खिलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं फूल दूर कुंज कानन में। कि केवल बड़े लोगों के घर में ही बड़े लोग पैदा होंगे, ऐसा पहले भी समय नहीं था, आज भी समय नहीं है। पहले भी गरीब के झोपड़ी में कर्ण पलते थे। और याद रखिए कि प्रतिभा में वो क्षमता होती है, नीति कहती है कि जिस व्यक्ति के पास प्रतिभा होती है किंतु उसके पास पद नहीं होता तो आगे चल करके वह कर्ण बनता है, और जिसके पास पद होता है किंतु प्रतिभा नहीं होती है तो आगे चल करके वह धृतराष्ट्र बन जाता है। विभीषण जी आगे आने वाले समय में भले ही किसी राज परिवार में जन्म लेकर के वह अर्जुन न बना हो, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर कर्ण बनने की क्षमता विभीषण जी में झलकती है। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अर्जुन को हो सकता है कि गद्दी विरासत में मिलेगी, लेकिन कर्ण को जो गद्दी मिलती है वह विरासत में नहीं मिलती है, वह अपने प्रतिभा से हासिल करता है। विभीषण जी के जीवन का जो संघर्ष है, 2-4 साल से मुझे इस विद्यालय से जुड़ने का मौका मिला। आप लोग जानते हैं कि मेरा जन्म स्थान मधेपुरा जिला ही पड़ता है, लेकिन 21 वर्ष पहले इस जिला को छोड़ करके मैं भागलपुर जिला चला गया, वही संस्था बनाया, वहीं पर मैं रह रहा। लगभग 14 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद जब इन लोगों के संपर्क में आया, इस इलाके में आया, तो 14 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर इन लोगों को देख करके जगा कि भाई पढ़ाई छोड़ना ठीक नहीं, एक बार और लपक के पकड़ा गया। और उसमें हमारी आदरणीय उषा मैम एक माँ की भूमिका है। जैसे बच्चे को लोरी सुना करके बच्चे को पढ़ाया जाता है, महान विद्वान चरित्रवान बनाया जाता है। आदरणीय उषा मैम के संरक्षण में हम लोगों ने यही अनुभव किया कि जितने विद्यार्थी हैं वो शिक्षिका बन करके कम पढ़ाती थी, वो माँ बन करके सबको ज़्यादा पढ़ाती। और इनके उसी लोरी में हम लोगों को संघर्ष करने की वह क्षमता मिली कि हम लोग सीख पाए कि एक मेहंदी को यदि हरेपन को छोड़ करके यदि लालिमा को धारण करना है तो उसे सीले पर पिसा जाना मंजूर करना पड़ेगा। एक फूल को यदि माला बनना है तो उसी सुई के चुभन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक अगरबत्ती को संसार में यदि सुगंध बिखेरना है तो उसको जलन बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक मोमबत्ती को यदि संसार में प्रकाश फैलाना है तो उसे अपने शरीर को गलाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। विभीषण जी ने वही दिखाया है कि अपने जीवन को गला करके आज सुगंध और प्रकाश दोनों बिखेरने के लिए तैयार हो गए। तो मैं इस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर परम आदरणीय विभीषण जी को तो बहुत साधुवाद देता ही हूँ। हमारे जितने भी साथ में पढ़ने वाले शोधार्थीगण हैं उसको भी बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जिन गुरुजनों के सहयोग से, क्योंकि मैंने कहा कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा